आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। एक प्राइवेट आइलैंड जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जाया करते थे। एक ऐसी लिस्ट जिसे छुपाने के लिए अरबों रुपए तक खर्च कर दिए गए। और जेल में हुई एक ऐसी मिस्टीरियस डेथ जिस पर दुनिया आज भी सवाल उठाती है। मैं बात कर रहा हूं जेफरी एप्स्टीन की। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह है पावर, करप्शन और सच्चाई की वो डार्क साइड जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस और सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह पूरे सिस्टम की रियलिटी को एक्सपोज करता है। तो ये आखिर जेफरी एप्स्टीन है कौन? इमेजिन करो एक बहुत ही अमीर आदमी, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मैंशंस, सेलिब्रिटीज और बिलियनियर से फ्रेंडशिप। बाहर से देखो तो एक परफेक्ट लाइफ दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे छुपी हुई थी एक ऐसी डार्क रियलिटी जो सच में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि एप्स्टीन के पास इतनी एक्चुअल वेल्थ आई कहां से। चलिए पूरी स्टोरी शुरू से समझते हैं। कैसे एक नॉर्मल ब्रुकलिन का लड़का दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल आदमियों में शुमार हो गया। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में हुआ था। स्कूल डेज की बात करें तो एप्स्टीन लफायते हाई स्कूल में पढ़ता था, जो कि ब्रुकलिन का एक टिपिकल पब्लिक स्कूल था। मैथ में काफी इंटेलिजेंस था, म्यूजिक में भी टैलेंटेड था, खासकर पियानो बजाने में। यहीं से कुछ रेड फ्लैग्स भी दिखने लगे थे। टीचर्स और क्लासमेट्स बताते हैं कि पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सोशली थोड़ा अलग रहता था। अजीब पर्सनालिटी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। स्कूल में उसकी एक अलग ही रेपुटेशन बन गई थी कि एक चालाक, मैनिपुलेटिव और हमेशा शॉर्टकट ढूंढने वाला लड़का। हाई स्कूल के बाद एप्स्टीन ने कूपर यूनियन में एडमिशन ले लिया, जहां पे वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ता था। फिर एनवायू क्यूरेंट इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर हो गया उसका, बट वहां पर भी उसने डिग्री कंप्लीट नहीं की और वहां से ड्रॉप आउट ले लिया। अब नॉर्मल केस में तो ये बनता है कि बिना डिग्री के स्ट्रगल ही होता है, राइट? बट एप्स्टीन के केस में कुछ और ही हुआ। यहीं से शुरू होती है उसकी मिस्टीरियस जर्नी। सन 1973 टीचिंग से फाइनेंस तक, बिना किसी प्रॉपर डिग्री के एप्स्टीन को मैनहट्टन के एक सुपर इलीट प्राइवेट स्कूल डेल्टन स्कूल में जॉब मिल गई, जहां वो मैथ और फिजिक्स पढ़ाया करता था। अब आप थोड़ा सोचिए, बिना टीचिंग क्वालिफिकेशन के, बिना डिग्री को कंप्लीट किए हुए एक फैंसी स्कूल में टीचर बनना, कनेक्शन शुरू से ही स्ट्रांग होने चाहिए, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहीं पर उसकी मुलाकात हुई कुछ वेल्दी पेरेंट्स से जिसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ा करते थे। इन्हीं कनेक्शंस की वजह से उसका रास्ता खोल दिया वॉल स्ट्रीट की तरफ। टीचिंग की नौकरी छोड़कर एप्स्टीन ने बियर स्ट्रीट में काम करना शुरू किया, जो कि उस टाइम की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी। यहाँ उसने क्विकली राइज किया, लेकिन 1981 में कुछ अनक्लियर रीजंस की वजह से उसे निकाल दिया गया। लेकिन एप्स्टीन यहीं पे नहीं रुका। सन 1982 में उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म खोल दी, जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिच क्लाइंट पर था, जिसकी मिनिमम वेल्थ $1 बिलियन हो। पर यहाँ से मिस्ट्री और गहरी होने लगी, क्योंकि उसके एक्चुअल क्लाइंट्स कौन थे कभी पता नहीं चल पाया। कितना पैसा मैनेज करता था इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिजनेस मॉडल क्या था पूरी तरह से ये भी सीक्रेट रह गया। एवरीथिंग वाज अ ब्लैक बॉक्स। और इसी मिस्ट्री के साथ एप्स्टीन एक बिलियनियर बन गया। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एप्स्टीन ने सिस्टमेटिकली ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाया जो कि लगभग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स, टेक इंडस्ट्री के बिलियनियर्स, हॉलीवुड के बिगेस्ट सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स और नोबेल प्राइज विनर्स तक। यह सिर्फ कैजुअल फ्रेंडशिप नहीं थी दोस्तों, यह था एक कैजुअल क्राफ्टेड नेटवर्क जो बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और फिर देखो क्या क्या था उसके पास। एक प्राइवेट जेट, जिसे बाद में मीडिया ने लॉलिता एक्सप्रेस नाम दिया। न्यूयॉर्क में एक 7 स्टोरी टाउन हाउस जो लग्जरी और एक्सपेंसिव आर्ट से भरा हुआ था। फ्लोरिडा में पाम बीच का एक वाटरफ्रंट मैंशन। न्यूयॉर्क में एक जोरो रैंच, एक ह्यूज प्रॉपर्टी। और सबसे कंट्रोवर्शियल, कैरिबियन में एक 70 एकड़ का प्राइवेट आइलैंड। इसी आइलैंड को बाद में लोगों ने पीडोफाइल आइलैंड या सिन आइलैंड जैसे डार्क नाम से बुलाने लगे। अब तक सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, वेल्थ, पावर, कनेक्शंस। बट 2005 में फ्लोरिडा में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। एक मैं पुलिस के पास गई और शिकायत की कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी को सेक्सुअली अब्यूज किया है। पाम बीच पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और दोस्तों जो सामने आया वो सच में डिस्टर्बिंग था। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं था।
ऐसी दर्जनों अंडर एज गर्ल्स, कुछ तो सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल की लड़कियां थी, और कुछ लड़कियों ने यह बयान दिया कि एप्स्टीन और उसके एसोसिएट्स ने सिस्टमेटिकली उसका एक्सप्लॉयटेशन किया है। एप्स्टीन ने यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न बना रखा था। अब देखते हैं कि कैसे सिस्टम काम करता था। यंग गर्ल्स को अप्रोच किया जाता था, अक्सर स्कूल या मॉल के बाहर के। उन्हें $200 से $300 ऑफर किए जाते थे मैसेज करने के लिए, मेंशन में बुलाया जाता था और फिर उनका अब्यूज होता था। और फिर सबसे सिक पार्ट ये है कि इन गर्ल्स को और पैसे दिए जाते थे ताकि ये लोग दूसरी गर्ल्स को ला सके। यह एक ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट पिरामिड था, मतलब कि पूरा का पूरा प्लान्ड ऑपरेशन चल रहा था। अब नॉर्मली ऐसे सीरियस फेडरल चार्जेस में तो दशकों की जेल या फिर जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए, राइट? बट यहाँ पे जो भी होता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को एक स्वीटहार्ट प्ली डील दे दी, जो कि हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल डील्स में से एक है। सिर्फ और सिर्फ 13 महीने की कंट्री जेल, उसमें भी वर्क रिलीज प्रोग्राम, मतलब कि दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस के लिए वो जा सकता था। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली बंद कर दी गई। और सबसे गंदी बात यह थी कि विक्टिम को इन सब के बारे में बताया भी नहीं गया। मात्र 13 महीने की सजा, वो भी सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। यह सब कैसे पॉसिबल है? बाद में खुलासा हुआ कि अकोस्टा ने यह कहा कि आई वॉज टोल्ड एप्स्टीन बिलोंग्स टू इंटेलिजेंस, मतलब कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का पार्ट था। यह डील इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि 2019 में जब सब फिर से सामने आया तो अकोस्टा को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लेबर सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया। अब एंट्री होती है एक और की प्लेयर की, गिज़लेन मैक्सवेल। यह ब्रिटिश सोशलाइट थी, फेमस मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी भी थी। ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन किया हुआ था, वेल एजुकेटेड थी, बट पर्दे के पीछे ये सब चल रहा था। मल्टीपल विक्टिम्स के टेस्टिमोनीज के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ही थी जो पूरे ऑपरेशन को चला रही थी। वो यंग गर्ल्स को रिक्रूट करती थी, उन्हें ग्रूम करती थी एप्स्टीन के लिए, और मैंसन में सब कुछ अरेंज भी वही किया करती थी। और कई बार तो वो खुद ही अब्यूज में शामिल हुआ करती थी। मतलब कि दोस्तों, ये सब एप्स्टीन अकेला नहीं कर रहा था, यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क था जो चल रहा था बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन 2008 की प्ली डील के बाद सब कुछ शांत हो गया था। एप्स्टीन ने अपनी 13 महीने की पनिशमेंट को पूरा किया और फिर वो अपनी नॉर्मल लग्जरी लाइफस्टाइल में लौट गया। विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला और कोर्ट केस भी बंद कर दिया गया। अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म होने वाली नहीं थी। साल गुजर गए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस केस को भुलाया नहीं। मियामी हेराल्ड की एक ब्रेव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टिगेशन सीरीज पब्लिश की, परवर्जन ऑफ जस्टिस, जिसने पूरी 2008 की प्ली डील को फिर से एक बार स्पॉटलाइट में ला दिया। उन्होंने विक्टिम्स को ट्रैक किया, डॉक्यूमेंट्स खोजे और पूरी स्टोरी दुनिया के सामने रखी। पब्लिक आउटरीच फिर से बढ़ गया और नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। सोशल मीडिया पर प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली फेडरल अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ा। जुलाई 2019 जब एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट में पेरिस से न्यूयॉर्क लौट रहा था, तब एफबीआई एजेंट एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रहे थे और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस बार न्यू फेडरल चार्जेस के साथ में। और कौन कौन से चार्जेस थे? सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सेक्स ट्रैफिकिंग, और इस बार उसकी बेल भी डिनाई हो गई। जज ने कहा ही इज अ डेंजर टू कम्युनिटी। एप्स्टीन को जेल भेज दिया गया, मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, जो कि एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल है। विक्टिम्स को फाइनली लगा कि अब जस्टिस मिलेगा, ट्रायल होगा और सच सबके सामने आएगा, और जो पावरफुल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं उनका भी नाम सामने आएगा। बट फिर जो हुआ पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। सुबह के 6:30 बजे गार्ड्स को एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ मिला, बेडशीट से हैंग करके। मतलब कि ऑफिशियल से नहीं ये कहा कि ये एक सुसाइड है। मतलब दोस्तों, हालात इतने ज्यादा सस्पिशियस थे कि लिटरली पूरी दुनिया को डाउट हो गया कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुसाइड कर सकते हैं, तो उसमें भी एप्स्टीन का नाम था, बट बाद में उसका नाम वहां से हटा दिया गया। उस रात उसके सेल के सामने जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे वो भी बंद हो गए थे। गार्ड्स जो हर 30 मिनट में चेक करने आते थे कि क्या हो रहा है, वो दोनों भी उस दिन सो गए थे, और बाद में पता चला उन्होंने रिकॉर्ड्स फाल्सीफाई की थी। एप्स्टीन को एक सेलमेट के साथ रखा जाना था सिक्योरिटी के लिए, बट उस रात वो अकेला था। डॉक्टर माइकल बैडन, जो कि एक वर्ल्ड रिनोन्ड फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने जेएफके असैसिनेशन और एमएलके मर्डर जैसे केस इन्वेस्टिगेट किए, उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी की और कहा कि नेक की इंजरीज होमिसाइड से ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब कि सुसाइड से ज्यादा हैं। The injuries to the neck
with fractures of the hyoid bone, the thyroid cartilage, 3 different fractures, and the petechial hemorrhages in the eyes that we saw in the diagram were such that they were crushing injuries rather than hanging injuries. एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ, यह हैशटैग उसके मरने के तुरंत बाद वायरल हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि मूवीज में होता था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने सुसाइड ही कंक्लूड किया, जो कि होना ही था। एप्स्टीन की डेथ के बाद भी विक्टिम्स, जर्नलिस्ट और ट्रुथ चाहने वालों की फाइट जारी रही और सालों की इंटेंस लीगल बैटल के बाद कोर्ट को डॉक्यूमेंट को अनसील करना ही पड़ा। और दोस्तों, जो सामने आया वो बहुत ही ज्यादा भयावह था। क्या था इन फाइल्स में? फ्लाइट लॉग्स, प्राइवेट जेट, ललिता एक्सप्रेस की डिटेल्ड रिकॉर्ड कि किसने कब और कितनी बार ट्रेवल किया। ब्लैक बुक, एप्स्टीन की पर्सनल कॉन्टैक्ट बुक जिसमें हजारों नाम थे। विजिटर लॉग्स, आइलैंड और मैंसन में कब और किसकी कितनी बार एंट्री हुई। विटनेस टेस्टिमोनीज, विक्टिम और स्टाफ मेंबर के डिटेल्ड स्टेटमेंट्स, फोटोज और वीडियोस, कुछ डिस्टर्बिंग एविडेंस जो कि प्रॉपर्टीज से रिकवर हुए, ईमेल्स और मैसेजेस, कम्युनिकेशंस जो कनेक्शन से प्रूव करते हैं। हाई प्रोफाइल नेम्स, रिमेंबर मेंशन का मतलब गिल्टी नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम है। कुछ नाम तो पब्लिक डोमेन में भी आ चुके हैं, जैसे कि बिल क्लिंटन। फ्लाइट लॉग शो करता है कि उन्होंने कम से कम 26 बार एप्स्टीन के जेट पर ट्रेवल किया। हालांकि क्लिंटन ने कहा कि वो सब लेजिटिमेट ट्रिप थे और उन्होंने आइलैंड के बारे में नहीं पता था। प्रिंस एंड्रयू, जिनकी वर्जीनिया जिरफ जो कि एक विक्टिम मानी जाती हैं, उनके साथ एक फोटो वायरल हुई। इवेंचुअली उन्हें रॉयल ड्यूटीज से स्टेप बैक करना पड़ा और सिविल केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप, पुराने फोटोज और स्टेटमेंट्स में कनेक्शन साफ दिखता है। ट्रंप ने बाद में कहा कि उन्होंने एप्स्टीन से टाइज कट कर लिए थे। I was never there. Somebody will someday say that. I was never there. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि जो पहले किया था वो सब झूठ था। कई बिजनेस टाइकून्स, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स के नाम भी उसमें सामने आए हैं। मेंशन होना ऑटोमेटिकली गिल्टी प्रूव नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक ऐसे अपराधी से आपका संबंध होना ये कहीं ना कहीं आपको शक के घेरे में जरूर लाता है। जनवरी 2024 में यूएस कोर्ट ने 900 पेजेस के नए डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया, जो कि गिज़लेन मैक्सवेल डिफेमेशन केस से रिलेटेड थे। ये वो फाइल्स थी जिनका सब लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। इन लेटेस्ट फाइल्स में आखिर खास क्या था? इनमें जो विक्टिम्स थे उनके और भी डिटेल्ड टेस्टिमोनीज थी, जिन्होंने बताया कि उन्हें कैसे पावरफुल लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता था। नेम ऑफ सेवरल मोर हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जो कि पहली बार में पब्लिक में नहीं आए थे, इंक्लूडिंग नेम ऑफ सब प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड बिजनेस लीडर्स। कैसे मैक्सवेल ने डिफरेंट कंट्रीज में रिक्रूटिंग को चलाया, उसके बारे में और भी ज्यादा इसमें डिटेल्स थी। पेमेंट और ट्रांजैक्शंस के एविडेंस थे कि कैसे ऑपरेशन को फंड किया जाता था। टेस्टिमनी जो सजेस्ट करती थी कि यह नेटवर्क पहले सोचने से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फैला हुआ था। यहाँ एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि अभी इसमें नहीं आए हैं, या फिर उनको मिटा दिया गया है, या फिर उनके ऊपर काली पट्टी लगा दी गई है, मतलब काली स्याही से छुपाई जा रही है। लीगल रीजन, प्राइवेसी कंसर्न्स, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस, कई रीजन दिए गए। बट सवाल यह है कि अगर इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो क्या फिर भी यह नेम हिडन रहते? इस केस में कम से कम एक पर्सन को तो जस्टिस फेस करनी पड़ी है। दिसंबर 2021 में मैक्सवेल को कन्विक्टेड करार दे दिया गया 5 फेडरल चार्जेस में। उसे 20 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली है। ट्रायल में कई सारे विक्टिम्स ने टेस्टिफाई किया और उन्होंने बताया कि कैसे मैक्सवेल ने उन्हें रिक्रूट किया, मैनिपुलेट किया और अब्यूज के लिए तैयार किया। लेकिन मैक्सवेल ने कभी कोऑपरेट नहीं किया कंप्लीटली। उसने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया, किसी और को एक्सपोज नहीं किया, या तो उन्हें बचा रही है या फिर वो डर खा के बैठी है। फरवरी 2025 में एफबीआई ने अनाउंस किया कि उन्हें एप्स्टीन के कैरिबियन प्रॉपर्टी से कुछ नए हार्ड ड्राइव्स मिले हैं जो कि पहले मिस हो गए थे। आखिरकार इन ड्राइव्स में है क्या? सैकड़ों घंटों की वीडियो फुटेज है और भी ज्यादा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, कम्युनिकेशंस जो पहले डिस्कवर नहीं हुई थी। यह एविडेंस अभी एनालाइज हो रहा है और कोर्ट में प्रेजेंट होने वाला है। और फिर दिसंबर 2025 से गिज़लेन मैक्सवेल ने पहली बार पार्सली कोऑपरेट करना शुरू किया। सेंटेंस रिडक्शन डील के बदले में उसने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है। कंफर्मेशन ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा था, मल्टीपल कंट्रीज में फैला हुआ था। हिंट्स दिए कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। और सबसे लेटेस्ट जस्ट अभी पिछले ही मंथ जनवरी 2026 में कोर्ट ने लगभग 1000 से ज्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया है। 50 से नए ज्यादा हाई प्रोफाइल नेम सामने आए हैं जो कि इसके पहले नहीं आए हुए थे।
डिटेल्ड अकाउंट फ्रॉम विक्टिम्स जो कि अब एडल्ट हो चुके हैं और ब्रेवली अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। और एविडेंस है कि एप्स्टीन के पास एक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम था जो आइलैंड और मेंशन में सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता था। फाइनेंशियल ट्रेल्स जो कि प्रूव करती है कि मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफर हुए मिस्टीरियस अकाउंट्स में। और कुछ ऐसे भी कम्युनिकेशंस हैं जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भी पॉसिबली इसमें इन्वॉल्व थे। इसका हम लोग सेकंड पार्ट जल्द ही लाएंगे इसके बाद, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो नए नए नाम इसमें रिलीज किए गए हैं अभी हाल ही में, वो लोग क्या कर रहे हैं और जो एजेंसीज है वो इसके ऊपर कैसा रिएक्ट कर रही हैं। तो इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए।